गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और सामाजिक विज्ञान में जो है हमारा टॉपिक रहेगा आज का सामाजिक विज्ञान क्लास 10th अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। भाग रहता है आपका 7, जिसमें आज जो है हम गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम मौर्य काल के बारे में तो पूरा कंप्लीट कर ही चुके थे पिछली वाली क्लास में। आज की क्लास में जो है हम कम्प्लीटली जो आपका गुप्त काल रहता है उसका जो है हम अध्ययन करेंगे। गुप्त काल जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल का जो काल रहता है वो 275 से 550 ईस्वी तक रहता है। आपको मौर्य काल गुप्त समकाल का जो है टाइम पीरियड आपको लर्न होना चाहिए। आगे देखो, उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। 230 तक तो जो है कुषाण सत्ता थी। उसके बाद में एक बड़ा भूभाग जो है शक मोरंडो के शासनकाल में आ गया। उसके बाद में शक ने शासन किया, 250 ईस्वी तक शासन करते रहे हैं ये। उसके बाद में 275 ईस्वी में कौन सा वंश अस्तित्व में आता है? गुप्त वंश। ठीक है। अब मैंने जैसा कि हर एक बारी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको संस्थापक लर्न करने हैं, तो इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में जो आपका संस्थापक रहता है श्रीगुप्त, वो जो है इसको आपको अंडरलाइन करना है श्रीगुप्त को। ये आपको इम्पोर्टेंट रहता है गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है श्रीगुप्त का प्रपौत्र था। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच जो था गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि थी महाराज। अब देखो, आपको गुप्त साम्राज्य में बहुत उपाधियाँ देखने को मिलेगी। ये उपाधि आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से क्या क्या उपाधि लेते हैं। ठीक है। तो आपको जो है महाराज की उपाधि जो है इसमें बता रखी है कौन ले रहा है। श्रीगुप्त के बाद जो घटोत्कच हुआ था इसकी उपाधि थी महाराज। ठीक है। आगे देखो, चंद्रगुप्त प्रथम, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि गुप्त साम्राज्य में या जो भी आपके आ रहे हैं उनके संस्थापक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में ज़्यादातर सारे ही आपके जो है इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। जितने भी शासक हम पढ़ेंगे इसमें, वो शासक जो हैं इसमें आपके इंपॉर्टेंट ही बनते हैं। जो अब हम चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। चंद्रगुप्त के बारे में देखो, घटोत्कच के बाद जो है उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक रहता है, जिसने, मैंने कहा था कि आपको इसमें इनकी पदवी उपाधि जो है देखने को पढ़ने को मिलेगी। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम की जो पदवी है महाराजाधिराज, इसको अंडरलाइन करना है आपको। उसने लिच्छवी वंश की वंशज कुमार देवी से जो है विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब चंद्रगुप्त प्रथम को हम किस विषय में याद रखेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को इस विषय में याद रखेंगे कि इसने जो है गुप्त संवत चलाया था। एक संवत चलाया था जिसको हम गुप्त संवत कहते हैं। ठीक है। तो गुप्त संवत जो है के नाम से संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे देखो, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी रहता है। इसका आदर्श दिग्विजय एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन इंपॉर्टेंट है आपका दरबारी कवि। हरिशेन किसके शासनकाल में था आपका? हरिशेन जो था समुद्रगुप्त के समय था। हरिशेन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। तो हरिशेन जो दरबारी कवि था किसके शासनकाल में था? समुद्रगुप्त के। आगे देखो, उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में है। आपको इसमें अभिलेख बहुत दे रखे हैं, जो गुप्त काल में अभिलेख दे रखे हैं। ये सारे अभिलेख गुप्त काल में सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। आपको जो आप कॉपी में नोट्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, उस नोट्स में जो है आपको सारे एक ऐसा लिख लेना है, एक साइड में सारे गुप्त काल से संबंधित जितने भी अभिलेख आते हैं और उन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है वो हमें नोट डाउन करके रखना है। ठीक है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि इलाहाबाद प्रशस्ति से है अभिलेख से जो है हमें ये पता चलता है कि दरबारी कवि हरिसेन ने जो है उसकी सेनाओं की सफलताओं का विवरण इसने किया है इलाहाबाद प्रशस्ति में। इसका जो है अभिलेख हमको मिलता है। आगे देखो, यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है। ये वहीं पर है जहाँ पर अशोक का अभिलेख है। इसके द्वारा जीते क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया है। गंगा, अब जो इसने क्षेत्र किए हैं, उसने जो जीते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन दक्षिणी भारत के राज्य और शक व कुषाण राज्य। ठीक है। तो जो जैसा कि मैंने आपको जो हिस्ट्री वाला जो मैप था वो पढ़ने के लिए बोला था, इस हिस्ट्री वाले मैप में जो है ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो ये सारे जो क्षेत्र देखना है उस मैप के अंदर एक बारी आपको जो है एनालाइज करना है, देखना है कि किस प्रकार से जो है ये सारे क्षेत्र उस मैप में दे रखे हैं, ताकि आपको पूरा फिक्स जो है लर्न हो जाए कि ये कौन कौन से क्षेत्र मैप में है जहाँ जहाँ इनकी स्थिति है। समुद्रगुप्त का वहाँ पर विजय प्राप्त थी। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। इलाहाबाद प्रशस्ति में दे रखा है कि समुद्रगुप्त जो है कभी हारा नहीं था।
अब समुद्रगुप्त के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात रहती है कि एक तो हरिश्चंद्र जो मैंने आपको करवाया अंडरलाइन, इसके बाद में इसका रहता है कि समुद्रगुप्त के विषय में एक बात महत्वपूर्ण रहती है, वह है कि इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये इम्पोर्टेंट है। कल जो हमने पुष्यमित्र शुंग पढ़ा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसके अलावा और कौन हम पढ़ रहे हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, वह है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये भी आपके जो है समुद्रगुप्त में इम्पोर्टेंट रहता है। आगे देखो, अभी ये पता कैसे चलता है, क्योंकि उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है, इसलिए हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये ललित कलाओं में निपुण भी था, उसे कविराज भी कहा जाता है। संगीत में निपुण, अभी तक हमने कोई भी शासक नहीं पढ़ेंगे या पढ़ा है जो संगीत में जो है निपुण था। तो संगीत में एक ही हम ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका, जिसको संगीत कला का ज्ञान था, वह है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ऐसे नोट डाउन करते जाना, जिसके बारे में एक समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। ठीक है, नौसेना सेना थी, अश्वमेध यज्ञ, और उसके बाद में ये संगीत में निपुण। आगे देखो, एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए, हम जैसे कि मैंने कहा कि किसी न किसी चीज़ से हमें पता चलता है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये संगीत में निपुण था, क्योंकि हमने सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए इनकी आकृति देखी है। ये विष्णु का भक्त था, दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। आगे देखो, अगला है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनके उपनाम हैं, जो एक बार ध्यान रखना आप। उसने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शासक था, और ये शासक इंपॉर्टेंट है आपका। प्रभावती थी उसकी पुत्री, जिसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुई थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य का वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता था। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन अंडरलाइन करनी है। शक विजय की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उसके बाद में जो है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली है, जैसा कि हम सबकी उपाधियाँ पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त की जो ये विक्रमादित्य की उपाधि है वो इम्पॉर्टेंट है आपको नोट डाउन करनी है अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर। ठीक है, तो शक विजय की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की। आगे देखो, कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है। कुमारगुप्त के बारे में ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि नालंदा विश्वविद्यालय जो हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था, उसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देखो, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख में, अब देखो ये मैंने कहा ना, आपके अभिलेख जो है इंपॉर्टेंट रहता है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चल रहा है। और जो स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि सुदर्शन झील जो है मौर्य काल में बनी हुई है, और वापस इसका जीर्णोद्धार जो है वह स्कंदगुप्त करवाता है। ठीक है, ये इसका जो गुप्त साम्राज्य के समय कौन कौन सा जो है इनका साम्राज्य फैला हुआ था? मगध, पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, और जो ये वाला जो दे रखा है आपका मालवा वाला क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र, पल्लव क्षेत्र उस समय का, ये सारे जो मैप दे रखे हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, ये मैप आपको उतने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं जितना ज्योग्राफी के मैप रखते हैं, क्योंकि हमें इन मैप से जो है, इन मैप को आपको पढ़ना है, और समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछना है अगर आपको मैप समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मैप से जो है आपको उस समय की स्थिति परिस्थितियाँ पता चलती हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का जो है ये वाला क्षेत्र था, मालवा, कलिंग और पल्लव वाला क्षेत्र, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र था आपका, गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, ये गुप्त काल के समय जो है इनके साम्राज्य का ये पूरा हिस्सा था, जो ये साम्राज्य हमने पढ़ा है, मगध, पाटलिपुत्र, मालवा, गुजरात, कलिंग, पल्लव। ठीक है, और बाकी का जो ग्रीन कलर में दे रखा है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये वाला, ये चोल पांड्य का था। ठीक है, ये अपने गुप्त काल में नहीं है, गुप्त साम्राज्य का हिस्सा जो है ये नहीं है। तो गुप्त साम्राज्य में कौन कौन सा था, कहाँ कहाँ पे किन की स्थिति है? मगध की, पाटलिपुत्र की, कलिंग की, पल्लव की। ये देखो यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है। कलिंग है यहाँ पर, पाटलिपुत्र है, मगध है, उस समय इनकी स्थिति कहाँ पे थी? मालवा यहाँ है, गुजरात उस समय भी था वहाँ पर, पल्लव। ये जो हिस्ट्री का जो मैप है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे देखो, गुप्त वंश के करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका इम्पोर्टेंट रहता है। इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो है गुप्त वंश की आपकी इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। इसमें सारे जो दे रखे हैं नाम। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाला थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। इसमें एसओ में ये इम्पोर्टेंट रहता है जो समुद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के समय होते। चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इम्पोर्टेंट करना है आपको इसको। चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किस समय फाहियान आया था? सबसे पहले तो बड़ी लेवल पर चीज़ ये आती है कि गुप्त काल में यात्री ही कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। ठीक है। हैंसंग आया था मौर्य काल के। ये बड़े लेवल पर रहती है। फिर कौन से शासन के आया था? तो चंद्रगुप्त के समय तो हैंसंग आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो गुप्त काल का चंद्रगुप्त द्वितीय है उसमें जो है फाहियान आया है। तो थोड़ा अंतर कर करके भी पढ़ा करो, डिफरेंस क्या क्या रहता है उनको कंपेयर करके पढ़ो ताकि याद रहे आपको। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य अब जब आया है तो उसने कुछ ना कुछ तो साम्राज्य में देखा होगा, लिखा होगा। तो गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसने लिखा है। बहुत कम अपराध होते थे उस समय, और राजकाज की भाषा संस्कृत थी उस समय। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का उल्लेख मिल रहा है, जबकि मौर्य काल में हमने कौन कौन सी लिपि को देखा था? ब्राह्मी लिपि देखा था। ठीक है। इस प्रकार से उस समय की लिपि अलग थी, इस समय भाषा जो है संस्कृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य रचयिता कालिदास इम्पोर्टेंट है आपके। कालिदास जो है उस समय था गुप्त काल में, ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है। ये पूरा जो है ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है। ब्रजकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा ये सारे इनके जो बुक्स लेखक हैं याद रखना है। ब्रजकटिकम के नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस के नाटक के लेखक रिसाकदात, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं। रामायण, महाभारत, मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त गणित, ये सारे जो बड़े बड़े जो आपके हुए हैं रचयिता जो हुए गुप्त काल के ही पढ़े जाते हैं। साइंस का जो इतना सांस्कृतिक रूप में सबसे बड़ा धनी अगर हम कहें तो गुप्त वंश ही है। गुप्त वंश को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ज्योतिर्विज्ञान के सारा ज़्यादा साइंस का जो है सबसे ज़्यादा साइंस का जो उद्भव विकास जो देखने को मिलता है हमें गुप्त वंश में देखने को मिलता है। सारी रचनाओं का विकास भी हमें गुप्त वंश को में देखने को मिलता है। ठीक है। इसी काल में दशमलव प्रणाली भी इसमें आई थी जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला के प्रमाण जो हैं झांसी और कानपुर के अवशेषों में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने कहा ना जैसे कि सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूरा ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके। आगे देखो, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बौद्ध की तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज की स्थित 7.5 फुट ऊंची बौद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलती है। सारा जो है आपको ये चित्रकला, धातुकला सारा जो है आपको गुप्त वंश में देखने को मिलता है। ठीक है। इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में सामाजिक परंपरागत रूप से 4 वर्ण विभक्त हैं। ठीक है। इसमें ब्राह्मण को इन्होंने सर्वोच्च माना है, उनके कर्तव्य माने जाते हैं अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। इंपॉर्टेंट करना है इनको। ब्राह्मण था सर्वोच्च, जिसमें इसका कार्य था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। ठीक है। वैश्य था वर्ग, इसमें ब्राह्मण था। वैश्य जो था कार्य व्यापार वाणिज्य का। शूद्र का काम था सेवा समाज का। इनको आपको इम्पोर्टेंट करना है। गुप्त काल में जो 4 जो वर्ण है वो इम्पोर्टेंट है आपके। 4 वर्ण जो हैं, सबसे पहला ब्राह्मण, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। दूसरा है वैश्य, व्यापार वाणिज्य। शूद्र का कार्य था सेवा प्रदाता। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था, फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। ठीक है। जन्म के आधार पर जो है इनकी जाति निश्चित